जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आज का पहला सवाल देखिएगा। आज का पहला सवाल है ना कि रेडियो समस्थानिक की आयुर्दायु 5 दिन है। ठीक है, रेडियो समस्थानिक की आयुर्दायु कितना है? 5 दिन है। तो 20 दिनों में के बाद नाभिक का अब अविघटित अंश होगा। मतलब क्या कह रहा है कि 20 दिनों के बाद वह कितना बचेगा? तो 5 दिन में आधा हो रहा है, अगला 5 दिन में फिर आधा होगा, फिर आधा होगा, तो यानी 4 तुरा तो आधा आधा होगा। 4 तुरा आधा आधा होगा ना 20 दिन में। तो 4 तुरा यानी कि 2 से फिर आधा हुआ, फिर 2 से गुना, फिर आधा हुआ, फिर आधा हुआ, फिर आधा हुआ। मतलब 1/4 में 4 तुरा गुना के रहेगा 2। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 16। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। 1/16वां भाग बचेगा। अब अगला सवाल है कि दो आवेशों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बल का अनुपात निम्न में से कौन सा होता है? तो 10 के पावर मतलब 39 हो जाएगा। ठीक है, ये याद कर लेना है कि इतना होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रखा जाए तो आवेश की इस व्यवस्था को संतुलित करने के लिए Q का मान क्या होना चाहिए? मतलब बोल रहा है कि एक रेखा, यहाँ पर एक Q आवेश रखो, यहाँ पर भी Q आवेश रखो, और इसके बीच में कौन सा आवेश रखो कि संतुलित कर दे? तो -Q/4 रखिएगा ना तो संतुलित कर देगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, नहीं तो आप कूलाम का नियम इसमें भी लगाओ, लगाकर इसमें भी लगा करके संतुलित कीजिएगा तो आपका आंसर -Q/4 आ जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा 4 नंबर। बोला कि विद्युत द्विध्रुव घूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर सम अवस्था में रहे? मतलब सम अवस्था में रहे। सम का मतलब तो सम अवस्था में तो कब रहेगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा। कितना होगा? थीटा 0 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। बोला निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि सदिश है? सदिश का मतलब क्या? जो मतलब कि दिशा भी है और उसके सब परिणाम भी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दिशा भी होता है और परिणाम भी होता है। ठीक है, तो विद्युत तीव्रता हो जाएगा सदिश राशि और बाकी सब है जो अदिश राशि है। ठीक है, तो विद्युत तीव्रता कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश। तो 5 का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, छठा। ओहो, अब छठा सवाल देखिएगा जी। छठा सवाल बोला कि दो तरंग y1 बराबर 4 sin ω t और y2 बराबर 3 cos मतलब ω t से उत्पन्न व्यतिकरण का आयाम महत्तम होगा। महत्तम तो जोड़ दीजिएगा। ठीक है, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 और +3 का स्क्वायर 9। तो 9 और 16 9 कितना हो गया? 25। 25 किसका वर्ग है? 5 का। इस रूट में ना है तो 5 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप बी आ जाएगा। 6 का बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा। बोला कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है परिनालिका में। तो इसको याद कर लीजिएगा कि B²/2 μ0 होता है। ठीक है, B²/2 μ0। अब अगला सवाल देखिएगा। अगला बोल रहा है ना कि निकेल निकेल है। तो याद रखिएगा कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल तीनों लौह चुंबकीय है। ठीक है, लोहा, कोबाल्ट, निकेल कौन चुंबकीय है? लौह चुंबकीय है। तो मतलब एफ ही मतलब लोहा, कोबाल्ट, निकेल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लौह चुंबकीय। ठीक है, लोहा, कोबाल्ट, निकेल लौह चुंबकीय है। अब अगला सवाल देखिएगा। चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण दिक्पात का कोण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, दिक्पात का कोण कहलाता है। तो ये ना कि ये वाला नहीं मानना है। ठीक ना, दिक्पात का कोण कहलाता है। अब अगला सवाल देखिएगा। एक उभयोत्तर लेंस में प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो लेंस की फोकस दूरी है। तो इसको सूत्रवा पे लगाइएगा ना, वो मतलब कि लेंस वाला सूत्रवा पर, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको परीक्षा तो निकट मतलब बहुत भीड़ ही आने वाला है, बहुत करीब आ गया है। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान आती है? एक ही तरंगदैर्घ्य सेम है ना तो उसका संवेग हमें बराबर रहेगा। ठीक है, संवेग क्या रहेगा? बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 11 का सी। 12 देखिएगा। 12 बोरा कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य होता है? मंदक का मतलब होता है धीरे धीरे करने वाला। ठीक है, मंदक। तो तो न्यूट्रॉन की गति को तीव्र करना बिल्कुल इसमें गलत हो रहा है। न्यूट्रॉन की गति को मंद करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा 12 के बाद 13। 13 बोल रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पी प्रकार के अर्धचालक बनाया जाता है ना, तो अशुद्ध के रूप में क्या मिलाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बोरॉन मिलाया जाता है। ठीक है, बोरॉन मिलाया जाता है।
अब 14 देखिएगा, 14 नंबर डायोड का उपयोग किया जाता है, डायोड। तो डायोड का उपयोग डीसी मतलब डिस्टकारी की तरह किया जाता है, ठीक है। डायोड का मतलब डायोड से डिस्टकारी, डायोड किसकी तरह, डिस्टकारी की तरह, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा 15 नंबर, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम को कहते हैं। दो विद्युत आवेश है, ठीक है, इसको इस बल को नियंत्रित करता है, इसको कौन सा नियम बोलते हैं, तो कूलॉम का नियम बोलते हैं। कूलॉम साहब ने क्या बताया था कि लगने वाला बल होता है जो आवेश के सीधा समानुपाती होता है, और लगने वाला बल होता है जो क्या होता है, 1/r² के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग का, ठीक है। यही तो बताए थे। तो कूलॉम के नियम हो जाएगा, ठीक है, कूलॉम का नियम, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला सवाल देखिएगा, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर है ना, विभव का मान बोले ना, तो r के व्युत्क्रमानुपाती बोलेगा, ठीक है, r के व्युत्क्रमानुपाती। विभव बोलेगा तब, ठीक है, विद्युत क्षेत्र बोलेगा तो r² के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत विभव क्या होगा, r के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 देखिएगा, किसी चालक के संवहन वेग vd और आरोपित बल E में क्या समान है, तो vd समानुपाती E होता है, ठीक है। कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा, अब क्या कीजिएगा, याद तो करना पड़ेगा ना, तो v समानुपाती डी होता है। अब देखते जाइए, जो होगा आपका, आप क्या कर सकते हैं, अब तो मेहनतें तो कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास यही तो है एक उपाय। अब अगला देखिएगा, 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, तो मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया, तो धारिता का क्या होगी, मतलब उसका क्या धारिता होगी, तो 64 समरूप है ना, तो ऐसा बोलेगा ना, तो इसका वर्ग कर दीजिएगा, तो मतलब क्यूब कीजिएगा, तो 64 किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब है, 4 गुना 4 3 पूरा करेंगे ना, तो 4 16 16 64, तो यानी कि 4 का है, और 4 से 5 में गुना करा दीजिएगा, तो 4 5 20 यानी 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है। सीख गए ना, सीख जाइएगा, वीडियो रोक करके सीखिएगा, आप नहीं सीखिए तो देख क्यों रहे हैं, सीखेंगे रहिएगा। विभव मापी से मुक्ता क्या मापा जाता है, अब आप बताइए, हम बोलेंगे कि हम बताएंगे कि मतलब गिलास से क्या किया जाता है, तो गिलास मेन रूप से पानी पिया जाता है, अब तो मेन रूप से जहर नहीं ना पिया, ऑप्शन में रहेगा पानी पीने के लिए, जहर पीने के लिए, क्या मारिएगा, अरे पानी पीने के लिए ही मारिएगा। तो बोल रहा है विद्युत मापी का मुख्यतः क्या काम है, मतलब मेन रूप से क्या काम है, तो विभवांतर मापना, ठीक है। ये सब मुख्य रूप से एक काम नहीं है, तो विभवांतर मापना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, ओहो, अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उनके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो बताइए, दो गो आवेश है, इसकी दूरी बढ़ाइएगा, मतलब दोनों के बेचारा को दूर कीजिएगा, तो क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, वैद्युत आवेश क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है, वैद्युत स्थिति क्या होगी, घटती जाएगी। अब देखिएगा 21 नंबर का क्वेश्चन, 21 कह रहा है ना कि दो प्रतिरोध आपके पास है, आर मतलब एक का प्रतिरोध है आर और दूसरा है 2R, एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का मान का मतलब उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो आप बताइए क्या होता है, H बराबर I² होता है ना, I²RT। तो आप ही बताइएगा, श्रेणी क्रम में तो विद्युत धारा का मान क्या रहता है, सेम ही रहता है, तो छोड़िए उतना भुतला जाइएगा। तो देखिए, तो ये आर है तो एक आर हो जाएगा, दूसरा 2R हो जाएगा, सीधा सीधी, इसमें स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर नहीं ना है, नहीं, तो यानी कि आर से आर कट जाएगा, तो यानी कि 1:2 हो जाएगा, ठीक है। 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बताऊं, आप भी जानते हैं कि 21 का आंसर, मतलब 21 का आंसर जानने के लिए जानना चाहते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 1:2, क्योंकि आर से आर एजे साइड हो, अजय यार, आर से आर एजे पर कट जाएगा, तो 1:2 रहेगा, ठीक ना, क्योंकि कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जुड़ता है ना। आप कितने, चलो ठीक है। अब देखिएगा 40 नंबर देखिएगा, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क है में संयोजन की डायोप्टर होगी। मतलब क्या होगा ना कि 40 सेंटीमीटर के पास आपके पास उत्तल लेंस है और 20 सेंटीमीटर के पास आपके पास अवतल लेंस है, और दोनों को जोड़ रहे हैं, तो उसका जो मेन रूप से अगर नयका जो लेंस बनेगा उसकी डायोप्टर मतलब क्षमता क्या होगा, यही ना कहने का मतलब है। तो पहले हम क्या करेंगे ना कि उत्तल लेंस का क्षमता निकालेंगे, तो क्या पढ़े हैं कि 100 बटा उत्तल लेंस का क्षमता, कुछ 100 बटा लेंस की फोकस दूरी, तो कितना है, 40 है, तो ये कट जाएगा कि 0 से 0 की नहीं, हाँ, और 10 में भागा दीजिएगा
4 से, यानी कि 10 रुपया में 4 आदमी को बांटिएगा तो 2 रुपया 50 पैसा पड़ेगा, 2.5 रुपया पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये 5 है तो इसमें 100 से भागा दीजिएगा 5 में, तो 20 मतलब 20 से तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में, यानी कि 100 रुपया को बांटिएगा 5, 20 रुपया, 100 रुपया को बांटिएगा 20 आदमी ने तो 5 5 पड़ेगा, तो यानी 5। अब इसका याद रखिएगा इसका आया है 2.5 और इसका आया है 5, लेकिन याद रखिएगा कि अबतल का माइनस होता है तो -5 है, +5 है, ठीक है, +2.5 है, दोनों को जोड़ेंगे ना तो 2.5 रुपया आपको मिला है, 5 रुपया बहुत लाया है तो मतलब घाटा में रहेगा 2.5, ठीक है, तो माइनस के आंसर आ गया 2.5। इसको अब बनाइएगा ना तो है इजी, लेकिन एक दो तरह बना लीजिएगा ना तो आप सीख जाइएगा, ऐसे भी सीखे हुए हैं। अब अगला सवाल देखिएगा, व्यतिकरण की घटना का कारण है, व्यतिकरण की घटना का कारण कलांतर है। अब इसको कैसे याद रखिएगा, बस याद रखो और का और क्या कर सकते हैं, कलांतर है तो कलांतर है। अब अंदर वाला कलांतर, प्रकाश में कलांतर होता है, ठीक ना, वो बोल रहा है कि व्यतिकरण घट रहा है, इसका मतलब प्रकाश में कलांतर है, ठीक ना। ये मतलब कि ये लोग ट्वेल्थ है ना तो थोड़ा नैनो लेवल पर सोचता है, मतलब कि अंदर की डीप की बात करती है, तो व्यतिकरण तो इसमें ना अंदर का बात है ना। अब प्रकाश के अंदर देखना है कि क्या क्या नहीं है, तो बताइए। विद्युत विद्युत अगला बोल रहा है कि ध्रुवित प्रकाश से उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयुक्त होता है। अब बताओ इसमें क्या ही आप कर सकते हैं। बोल रहा है कि अगर कोई हमको ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना है, कौन सा प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश, मतलब ध्रुवित का मतलब कि हमको इधर मोड़ना है कि इधर मोड़ना है, तो उसके लिए इस निकॉल प्रिज्म का यूज करते हैं, ठीक है, निकॉल प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कौन सा मतलब कि कौन सा कंसेप्ट वाला बात है, ये तो मतलब कि है तो नाम है तो है, याद कर लीजिए। 24 का कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिएगा 25 नंबर, बोला किसका प्रतीक है, बताइए ये किसका प्रतीक है, इसमें मतलब कि कौन सा कंसेप्ट है, तो आपका ये हो जाएगा, जो है जिसका हो जाएगा डायोड का है तो डायोड का हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिए कि तिरिया मार के वैसे करके तिरिया मार के ऐसे रहेगा ना तो डायोड का रहेगा, ठीक है, डायोड का। अब अगला सवाल देखिएगा, ट्रांजिस्टर में प्रवर्धक गुणांक का इकाई होती है, ट्रांजिस्टर में तो देखो प्रवर्धक गुणांक है तो प्रवर्धक गुणांक का इकाई का संख्या का इकाई होता है, 5 का कोई इकाई है, अरे 5 न्यूटन का नहीं इकाई न्यूटन है, 5 कोई अंक है तो अंक का इकाई होता है, नहीं कोई इकाई नहीं होगा, तो 26 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा तार के द्वार, लॉजिक गेट बोलते हैं, सार्वजनिक गेट है, मतलब प्राइमरी गेट नहीं है, तो नहीं पढ़े हैं, और मतलब और गेट देखिए, बोलिए और नॉट और नहीं, और नॉट नहीं, और नॉट नहीं, और नॉट और एंड, मतलब कि और मतलब या और नॉट नहीं, ठीक है, 3 गो गेट है जो कि प्राइमरी गेट है, कौन कौन, या और नहीं, बोलिए हिंदी भी इसको लिखिएगा, कहिए या और मने या, और एंड मने और नॉट मने नहीं, ये 3 गो लॉजिक गेट है। लॉजिक आदमी यही से देता है, बोलेगा कि या तो तुम आओगे या तो तुम आओगी, ऐसे करके बोलेगा, या तो तुम आओगे या तो तुम आओगे, या तो दोनों आ जाना, तुम और मैं, ऐसे करके नहीं बोलता है, तो या और नहीं, ये तीनों लॉजिक गेट है, ठीक ना, ये तीनों लॉजिक गेट है, तीनों लॉजिक गेट है, प्राइमरी लॉजिक गेट है, तो नैन गेट है जो प्राइमरी लॉजिक गेट नहीं है, ये नैन गेट है ना जो नॉट गेट और एंड गेट से मिलने से बनता है, नॉट गेट और एंड गेट मिलेगा ना तो नैन गेट बन जाएगा, ठीक है, इसके वाला एन ले लेगा, इसके वाला एंड ले लेगा, ए एन डी, तो नैन गेट बन जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, इसका तो डी हो जाएगा। ये अगला सवाल है कि UHF आवृत्ति की तरंग दर कैसे संचालित होती है, मतलब कैसे संचालित होती है, तो अंतरिक्ष तरंगे हैं तो अंतरिक्ष दर मतलब कि दिया संचालित होगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष तरंगे हैं। अब 25 देखिएगा, ठीक है, 25 बोल रहा है ना कि 25 का द्विआधारी समतुल्य है, द्विआधारी तो क्या होता है ना कि अगर ऐसा रहेगा ना सवाल में तो हमेशा एक और एक का मतलब 3 होता है, एक एक का मतलब कितना होता है 3, और अगर अब एक और फिर अगला एक है तो उसका दोगुना करके जोड़ दीजिए, ठीक है, एक जोड़ दीजिए, और देखिए जीरो है फिर एक है, तो ऐसे कीजिएगा, 3 तो हो गया, इसका मतलब 3, 3 दूना 6 जोड़ना नहीं है क्योंकि जीरो है, 6 दूना 12 जोड़ना नहीं है क्योंकि जीरो है, अब 12 दूना 24, 24 है 1 25 जोड़ना है क्योंकि एक है, एक जोड़ना एक रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, तो 24 हुआ 1 25 हुआ, तो यानी कि 25 का हो जाएगा 1 1 0 0 1, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे है, सी में है, तो इसको कीजिएगा तो हो जाएगा। अब जीरो अगर यहाँ से शुरुआत हो गई 0 1 से तो इसको 2 मानना है, अगर 1 1 से शुरुआत हो तो 3 मानना है, लेकिन अगर 1 0 से शुरुआत होगा तो आपको 2 मानना है, और फिर यहाँ पर 0 है तो 2 हो ही गया, तो 2 दूना 4 का ये है,
फिर एक है तो 4 दूना 8 है, एक जोड़िएगा अगला बार 9 का ये है। मतलब आप ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा जल्दी जल्दी कि कितना का किसका हो जाएगा। देखिए ये तो दो, इसको दो तीन से मान लिए तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12 का ये है। इसको मान लेंगे 2, क्योंकि एक है 0 है तो 2 2 दूना 4 जोड़ेंगे नहीं, अगला बार जोड़ेंगे। और 4 दूना 8 एक 9, ये 9 का है। इसको देखेंगे तो 3 हो गया, 3 दूना 6, फिर 6 दूना 12, फिर 12 दूना 24, एक 25। सबको कर सकते हैं, इसको भी करिएगा। तो 2 3 हो गया, 3 दूना 6 एक 7, एक जोड़िएगा। और 7 दूना 14 अभी नहीं जोड़िएगा। और 14 दूनी 28 एक 29, ये 29 का है। ठीक है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो इसका मतलब सी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों की सी होती है। अब देखो विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई की जैसी होती ही नहीं है। ठीक है, मैं बोलूँगा कि आप नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि कुत्ता लगता है भैंस के जैसा। तो कोई कुत्ता भैंस के जैसा कैसे लगा रहा, कुत्ता है जो कुत्ते के जैसा लगेगा ना। चलो ठीक है, आप लोग भी है ना, तो एक इसके समान नहीं होती है। तो व्यतिकरण विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, 30 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिएगा 31 नंबर। इसको जूम कर लेते हैं ना। बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष का मतलब प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.4 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, 15 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही आंसर हो जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, आपके हाथ में थोड़ी है। याद कीजिए और क्या कीजिएगा। अब कोई बात नहीं है, जितना आपके पास नॉलेज है वही काफ़ी है। आगे बढ़ने के लिए बस मेहनत करते रहिए। जब किसी ए मीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ को कुल प्रतिरोध क्या होता है। जब ए मीटर को जानते हैं, अब बोलूँगा कि जब आपको पानी पिलाया जाता है तो क्या होता है, अरे पानी पिलाया जाएगा तो पानी प्यास खत्म होगा। दूध पिलाया जाता है तो अरे खाना तो मजबूत होगा। बस सेम बोला कि ए मीटर को शंट किया जाता है तो शंट किया ही जाता है कि उसका प्रतिरोध घट जाए, ताकि वो धारा को एक्यूरेट करके नापे। ठीक ना, तो ए मीटर को शंट किया जाता है तो कुल प्रतिरोध कम ही जाएगा, क्योंकि उसी लिए तो किया है कि कम जाए, तो कम जाएगा और क्या। तो ऑप्शन नंबर आपका 32 का बी हो जाएगा। ठीक है, 32 का बी, कम घट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा तब ना घट जाएगा। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक होगा ना, अर्धचालक, चालक नहीं बोला, अर्धचालक, तो उसका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा। और चालक बोलता तो धनात्मक होता है। अर्धचालक का कितना होता है तो मतलब कि ऋणात्मक होता है, सॉरी। अर्धचालक का मतलब कि तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, चालक का धनात्मक। ठीक है, अगला बोला कि यदि, यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन गलत है 34 नंबर। अब आगे देखिएगा ऐसा क्यों बोल रहा है ना 34 की, यदि साइक्लोट्रॉन की आवेशित कण का आवर्तकाल टी है तो महत्तम चाल भी है, तो दोनों में समान बोल रहा है। याद रखिएगा कि टी है ना, टी आवर्तकाल जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। ये साइक्लोन का मतलब आपको आप समझे ना, साइक्लोन इसको बोला ऐसे 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 रहता है ना, लास्ट में यहाँ पर ऐसे 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 घिरा रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते 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 बढ़ते बढ़ते दारू पी के बाहर निकल जाता है। वही बोला दिया बोला। तो टाइम है ना, टाइम किसी पर निर्भर नहीं करता, नहीं तो आर पर निर्भर करता है, नहीं तो उसका वेग पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर वेग बढ़ेगा तो ये उसका त्रिज्या के साथ बड़का चक्कर लगाना शुरू करेगा। हम बोलेंगे कि तुम छोटका पर चक्कर लगाओ लेकिन धीरे धीरे जाओ तो उतना ही टाइम लगेगा। हम कहेंगे तुम बड़का पे चक्कर लगाओ लेकिन स्पीड में जाओ तो उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ा पे तो भी गए ना, स्पीड तो जा रहे हैं लेकिन बड़ा पे भी गए। तो टी किसी पर टी नहीं तो आर पर निर्भर करता है, नहीं तो भी पर निर्भर करता है। तो फिर इसमें रिलेशन क्या बना, जब निर्भर नहीं करता है तो सारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है अगर बिहार बोर्ड ऐसा दिया है तो। ठीक है, गलत क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, होता है वहाँ पे नंबर सबका। अगर इसको आप बना दीजिएगा ना कुछ भी या छोड़ दीजिएगा ना तो नंबर आपका काउंट हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, वान डिग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत युक्ति है, स्थैतिक युक्ति है जिसमें उत्पन्न होता है। तो वान डिग्राफ जानते हैं बनाया ही गया है कि हाई क्वालिटी का, हाई मतलब कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर अब जानते हैं अगर आप आपके घर में लाइन है तो लाइन कहाँ से आ रहा है, अरे बहुत दूर से आ रहा है। तो अगर झारखंड, मान लीजिए झारखंड से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, तो उसमें अगर हम बोलेंगे ना कि 5 एम्पियर का लाइन भेजें तो तुम्हारे घर का हो कि हमारे यहाँ बोलवा ना बारह जी बतावा कैसे कोची करिए, कहा कि वो एम्पियर में भेजा है, वोल्टेज में भेजेगा ना तब अब बोलेगा हम 500 200 वोल्टेज की लाइन भी चली हुई है तो थोड़ा आपके यहाँ घर में 190 वोल्टेज आ जाएगा, मतलब 10 वोल्टेज का ही लॉस होगा। लेकिन अगर 1000 भी एम्पियर भेजेगा ना तो आपके घर वाले 1 एम्पियर नहीं आएगा, अगर अगर थोड़ा सा दूरी ज़्यादा है तो, समझ रहे हैं ना।
तो बांड ग्राफ क्या होता है ना, जो वोल्टेज को बढ़ा देता है ताकि लाइन भेजने आसानी होवे। अब आपके मतलब कि पाकिस्तान तक लाइन जा सकता है, नेपाल के मतलब लाइन बेचता है भारत, मतलब भारत के लोग बेचते हैं नेपाल में, बांग्लादेश में, ठीक है। तो उसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है। आप सुने हैं कि 1000 एम्पियर लाइन रन है, नहीं सुने हैं? लेकिन आप ये सुने हो कि 11 लाख वोल्ट है, 33,000 वोल्ट है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ज़्यादा दूरी तय करेगा वो हाई वोल्टेज में तय करेगा, तभी लॉस कम होगा। समझ रहे हैं ना? तो इसको भी तो बांड ग्राफ की केवल ऊंच वोल्टेज के लिए आपको ज़्यादा सुनाते हैं, इसलिए कि आपको याद रहे वही बहाने, ठीक ना? तो केवल ऊंच वोल्टेज करेगा, ठीक है, वोल्टेज करेगा। अगला से आप भी बोलते हैं कि देखिए ना वोल्टेजवा कितना हो रहा है, ऐसे करके बोलते हैं ना, वोल्टेजवा। वोल्टेज नहीं बोलते, वोल्टेजवा बोलते हैं, ठीक ना? एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। देखिए दर्पण है, दर्पण को आप पानी में डुबाइए, दूध में डुबाइए, कुछ नहीं रहेगा, समान का समान रहेगी। और लेंस रहेगा तब ना। अगर उत्तर लेंस है, उसकी फोकस दूरी 1.5 है, और 1.5 के बिलियन में डुबाया जा रहा है, तो फिर एक समतल प्लेट की जैसा काम करेगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों दोनों मैच कर जाएगा ना। तो वही वाली बात है। लेकिन यहाँ पे दर्पण है तो दर्पण नो चेंज, कोई चेंज नहीं, दर्पण पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, 36 का सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक होता है। अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन गुणांक 1 होगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है। 37 का ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, 37 का वी हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है कि 1 से, 0 से होती है, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। चलो ठीक है, जो भी हो आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा, ठीक है। पूर्ण तो बोलेगा कि पूर्ण पूर्ण गुणज है तो 1। अगला देखिएगा, पार्थिक दूरदर्शी द्वारा, यहाँ पे देखिए आप लोग क्या करते हैं ना कि आंसर याद कर लेते हैं, क्वेश्चन का पता नहीं का। हाँ, क्वेश्चन क्या है जो कोई पता नहीं। पार्थिव दूरदर्शी में 12 प्रतिबिंब होता है, तो ये नहीं कि एकदम देखिएगा लगा दीजिएगा, नहीं। इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, काल्पनिक एवं वास्तु की अपेक्षा सीधा, ठीक है। पार्थिविक दूरदर्शी है, ठीक ना। आप लोग किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के शायद याद किए होंगे और दे करके ये लगा देंगे, ठीक ना। सब तो थोड़ा सा होता है, क्योंकि आप नए नए बच्चे हैं ना, कितना मेहनत करते होंगे, जो मतलब कितना मेहनत करते हैं फिर भी इतना नहीं याद रहता, तो आपकी थोड़ी गलती है। आप मेहनत ही तो कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि तो इसमें तो सी सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा कि LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में, देखिए अगर बोलेगा कि अगर सवाल आएगा कि किसी LCR परिपथ में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के कालांतर होता है, अनुनाद नहीं देगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, अनुनाद दे देगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अनुनाद 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 का मतलब होता है ज़्यादा लोड वगैरह शॉर्ट सर्किट ऐसे होता है ना, तब होता है। तो LCR में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज और धारा के बीच का जो एंगल होता है ना वो शून्य होता है, ठीक है, अनुनाद की स्थिति में। इसको ध्यान में रखना है ना कि जीरो आएगा, लपेट दीजिएगा जीरो तो आपको भी लपेट देगा जीरो, ठीक ना। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, शून्य होगा कब, अनुनाद की स्थिति में, LCR में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है ना आपका कि देखिए ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ना, ऊंचाई जैसे याद है कि सीधे वोल्टेज बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, वोल्टेज, क्या बढ़ाता है, वोल्टेज। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाएगा, वोल्टेज। तो वोल्टेज बढ़ा रहा है तो आपके पास दो कुंडली है, एक पहला कुंडली है और एक दूसरा कुंडली है। तो अब बताइए कि पहला कुंडली दूसरा कुंडली है तो वोल्टेज बढ़ा रहा है, तो लास्ट में जो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज ज़्यादा होगा कम होगा, ज़्यादा होगा। अरे इसमें वोल्टेज कम है, इसमें वोल्टेज आगे जाके ज़्यादा हो गया, यही बाहर से आपके घर में जा रहा है, तो वोल्टेज बढ़ा ना जी। तो वोल्टेज बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ा तो बोलेगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में के द्वितीय कुंडली में क्या वोल्टेज का मान कम या ज़्यादा, तो बोलिएगा कि नहीं, तो विद्युत धारा से ज़्यादा होता है, ठीक है। वोल्टेज का मान विद्युत धारा से कम ज़्यादा होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फेरों की संख्या इसी में ज़्यादा होगा, क्योंकि विभवांतर कहता है कि दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो जब तक लंबा नहीं दीजिएगा ढेर सारा तो कहाँ से वोल्टेज ज़्यादा होगा, नहीं होगा, नहीं ना। तो इस ऑप्शन नंबर क्या मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर पढ़ लीजिए पहले से वाला। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, तो द्वितीय कुंडली में धारा का मान, तो अभी तो आप पढ़े कि द्वितीय कुंडली में वोल्टेज ज़्यादा होता है तो धारा ऑटोमेटिक कम होगा, ठीक ना। P बराबर वी आई से, P बराबर वी आई से अगर धारा वोल्टेज बढ़ा धारा कम जाएगा, क्योंकि P कांस्टेंट है। तो वोल्टेज यहाँ पे बोला कि वोल्टेज ज़्यादा है, आप ये जानते हैं, पूछा कि धारा क्या होगा, कम होगा, और क्या, तो कम जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, आप कोई भी सवाल को बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए जोड़ देता हूँ कि आपसे
ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके मेहनत के सामने तो पूरी दुनिया हार जाएगी। अब एक्स किरणें हैं, तो एक्स किरणें क्या हैं, एक्स किरणें क्या हैं, एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है। अरे एक्स किरणें है ना जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जो भी एक होता है रैमी, बोलिए रैमी, रैमी बोलिए तो रैमी नहीं बोलिएगा, कोई बात नहीं, बोलिए RAMI, बोलिए तो रमी, RMI, रमी वक्सी, VUXY, ठीक है, रमी वक्सी, बोले रमी वक्सी, रमी वक्सी। रमी, आर का मतलब हुआ ना, रमी का मतलब रेडियो, आर से हो गया रेडियो तरंग, एम से माइक्रो तरंग, आई से इंफ्रारेड, भी से विजुअल, यू से अल्ट्रा, एक्स से एक्स रे, वाई से गामा तरंग, ठीक है। तो इसमें आगे आगे बढ़िएगा ना तो इसमें सबसे पावरफुल भेदन क्षमता इसका ज़्यादा होता है, वाई का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तरंगदायी इसका होगा, फिर इसका इसका तरंगदायी और आवृत्ति उल्टा हो जाएगा, एक एक को याद रखिएगा ना। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता इसका मतलब इसका आवृत्ति कम है, ज़्यादा है, ठीक है। छोटे कन्फ्यूजन में चल जाएगा, फिर अगला बार बताएंगे। तो इस सातों तरंग पाए थे रामी भाग सब है जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा 42 नंबर, बोल रहा है ना 42 की, यदि किसी माध्यम में से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है। बोला कि कोई माध्यम है, ठीक है, ये माध्यम में जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के जो घटना घट रहा है ना, इसके लिए ये 30 डिग्री हो रहा है। तो बताइए कि जो जो माध्यम में प्रकाश कितना तेज से चल रहा है। देखिए कहाँ कहाँ सोचता है दुनिया। तो देखिए, तो एक फार्मूला होता है साइन सी बराबर 1/म्यू। ये इसका मतलब होता है ना कि क्रांति कोण जितना रखिएगा ना तो वो पता चल जाएगा कि म्यू का मान कितना है, माध्यम कितना है। तो साइन सी मतलब क्रांति कोण, तो 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 का मान कितना आएगा, 1/2 आएगा, तो 1/2 अब बराबर 1/म्यू, यानी कि दोनों को पलट देंगे, म्यू के ऊपर कर देंगे तो 2 भी ऊपर हो जाएगा। तो म्यू बराबर आ जाएगा 2। अब बटा में एक को छोड़ देते हैं, तो यानी कि म्यू का मान कितना मिल गया है, 2 मिल गया है। अब इसको याद रखिएगा, म्यू का मान 2 मिल गया है, 2 मिल गया। अब प्रकाश के वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। हमको ये अगर माध्यम 1 रहता है ना तब ये होता है, अगर माध्यम 2 है तो 2 से भागा, अगर माध्यम 4 है तो 4 से भागा, अगर माध्यम 1.5 है तो 1.5 से भागा, ठीक ना। तो आपके पास माध्यम कितना है, 2 है तो 2 से भागा, तो 3 में 2 से भागा दीजिएगा, यानी कि 3 रुपया को 2 आदमी ने बांटेगा तो 1.5 रुपया पड़ेगा, यानी कि 1 रुपया 50 पैसे पड़ेगा। तो 1.50 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और दशमलव की इधर जीरो रहते हैं तो नहीं लिखते हैं, तो 1.5 × 10⁸ मीटर हो जाएगा पर सेकंड, ठीक है। तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर वी में है, ठीक है, किसमें, बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर वी सही आंसर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना, प्रोसेस करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकंड के लिए 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होता है, ठीक है, 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होता है, तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज है सो उत्पन्न होता है। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या है, एक कुंडली है उसमें एक 0.1 सेकंड में धारा जो 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित हो रहा है, और जबकि वहाँ पे उसमें वोल्टेज जो है ना जो 50 वोल्टेज है। तो बोला कि कुंडली में स्वप्रेरकत्व क्या है, तो जानते हैं स्वप्रेरकत्व बराबर क्या होता है, स्वप्रेरकत्व बराबर क्या होता है ना कि वोल्टेज बटा क्या कीजिएगा ना, टाइम मतलब कि समय अगुना एम्पियर, ठीक है, इतना कर दीजिएगा। वोल्टेज का मान कितना आएगा 50, और फिर टाइम का मान है 0.1, 0.1 का मतलब 1/10 है, और फिर गुना नीचे ही एम्पियर का मान कितना है, एम्पियर का मान 5 से 2 हो रहा था, कितना का बता रहा है 3, तो मतलब कि 3 एम्पियर लिखिएगा, ठीक है। डेल का मान लिखता है, डेल आई बराबर 3 एम्पियर, तो यहाँ पे 3 रखते हैं। 50 में 3 से भाग दीजिएगा ना, 50 में 3 से, तो 16 3 48 बार में कटेगा, मतलब कि 16 बार में कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो 16.6 कर दे जाएगा, ठीक है। और 0.1 है ना तो 1/10 है ना, तो एक मतलब 1/10 है 0.1 का मतलब, तो ये ऊपर चला जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तो बता नहीं सकता हूँ, तो जब पूरा प्रोसेस कीजिएगा ना तो 1.67 हेनरी आएगा, ऐसा आएगा 1.666, तो इसको 7 कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखिएगा, देखिए सीधा सीधा ये वाला याद है, बोला कि द्वितीयक तरंगिकाएं का अवधारणा किसने दिया था, तो हाइगेंस ने दिया था, तो दिया था, अब हम क्या कर सकते हैं, याद कीजिएगा। और का अगला बोला है ना कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होता है। इसका मतलब हुआ ना कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है ना जो स्वतंत्र होता है, मतलब कि अगर हम कितनों कुछ बढ़ा दें, देखो सर प्लेट, देखिए सर प्लेट है ना, ये सर प्लेट जो रौदवा में चार्ज होता है, बोलवा बढ़ता है, हाँ वो वाला। तो सर प्लेट में अगर आप क्या
खूब प्रकाश भेजिएगा, खूब प्रकाश भेजिएगा, खूब प्रकाश भेजिएगा, तो लाइन निकलना रहेगा। क्या आपके पास इतनी की सर प्लेट है, उसके पास पूरा सूरज ला करके रख दीजिएगा, तो क्या वो 500 मोटर चला देगा? नहीं ना। तो वही बोला कि कौन सा ऐसा एक राशि है जिसको बढ़ाने पर वो धारा का मान परिवर्तित नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब अब उतना के उतना ही देगा। अब आप किसी के पास मतलब गाय है, तो 2 लीटर दूध दे रहा, तो क्या उसके पास अगर कुछ ज़्यादा मतलब कि क्या उसको कुछ खिलाया, जन ज़्यादा मतलब मीठा वगैरह दे दिया, चलो ठीक है, तो मान लीजिए 3 लीटर किया, क्या उसको 100 किलो मीठा देगा तो 100 किलो दूध करेगा? कोई मतलब हुआ नहीं ना। तो यही बोला, तो इसमें एक आवृत्ति है ना, आवृत्ति, अगर आवृत्ति आप दीजिएगा तो वो ठीक है, कुछ देरी तक बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद कितनों आवृत्ति कोच कोच के दीजिए, कोई फायदे नहीं है, कोई फायदे नहीं, ऐसे नहीं करेगा, तो घटार जाता है। क्या होता है? घटा जाता है। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से मुक्त है, स्वतंत्र है। रियलिटी में जानते हैं क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पास और प्लेट है और उसमें इतनी को क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जो हम लोग दिखते भी नहीं है। और जब प्रकाश आता है ना, तो उसमें एक आवृत्ति वाली प्रकाश आती है। कौन सी वाली? आवृत्ति वाली प्रकाश आती है। तो आवृत्ति वाली प्रकाश आती है ना, तो ये लोग बूंदवा का कहता है कि जल्दी भाग ना तो मार पाओ। तो ये बूंदवा नहीं भागता है, बूंदवा नहीं भागता है, कहते हैं कि तरह से हम चोटें ना लगाओ। तो कहे ना लगा तो कहे हाँ, तो कहे अभी और पावरफुल वाला भाई है, तो अभी और पावरफुल का आता है, अभी और पावरफुल का आता है। तो अभी एकदम एकागो होता है ना, उठ उठ के भागने लगता है बूंदवा, उठ उठ के बूंदवा भागने लगता है। लेकिन एकागो इतना खटार होता है ना कि इतना भी नहीं भाग देता, अगला बार आओ आता है एकदम पावरफुल वाला, तो अगला बार सांप भागने लगता है। अब बताइए कि सांप जब बूंदवा भागने ही लगा, तो क्या कितना और एकदम अभी और दम दम पर जा रहेगा, और बढ़िया रहेगा, तो और कहाँ से भागेगा? अरे रहेगा वही ना भागेगा जी। तो हाँ, तो आवृत्ति से मुक्त होती है, आवृत्ति एक हद तक बढ़ाती है, लेकिन वहाँ के बाद रुकना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। ठीक है, अब अगला देखिएगा 46 नंबर। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? अब देखिए यहाँ से याद रखिएगा, रमी, RI, रमी, बोलिए रमी, रमी, VUXY, भक्सी। आवृत्ति सबसे ज़्यादा इसका होगा, ठीक है, आवृत्ति इसका होगा, तो आवृत्ति सबसे ज़्यादा इसका होगा, तो तरंगदैर्घ्य इसका कम होगा, ठीक ना। याद रखिएगा कि आगे आगे जाएंगे आवृत्ति बढ़ेगा, ठीक है, आगे आगे जाएंगे आवृत्ति बढ़ेगा। लाइनिया पे ऐसे लिखते 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 आगे आगे जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगा, ठीक है, आगे आगे जाएंगे आवृत्ति बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है गामा किरणें की, तो सबसे ज़्यादा अगर आवृत्ति गामा की होती है तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा की ही होगी। उल्टा पलट लीजिएगा ना, कन्फ्यूजन नहीं ना, नहीं। तो अब अगला सवाल देखिएगा, इवन यही सवाल देखिएगा, बोला कि दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों की कौन अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? अरे तो ये तो सिंपल था, लाल अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन समझ गए थे, कोई बात नहीं, लाल होता है, लाल का होता है, ये तो ऐसे ही पार लग सकता था, ठीक है, लाल का होता है। लेकिन अगर उसमें भी पूछे तो उसमें भी बता दीजिएगा, ठीक ना, पक्का ना, पक्का। बोलेगा कि एक्स का तरंगदैर्घ्य, एक्स किरणें का तरंगदैर्घ्य, एक्स किरणें का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है बाई किरणें से, सही है गलत? तो सही, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और आवृत्ति कम होता है, ठीक ना। तो ये आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप समझ जाएंगे तो अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल शायद 48 है, नहीं होगा, ठीक है, इसी में देखना पड़ेगा। ओहो, अगला सवाल देखिएगा, इसी 46 का लाल हो जाएगा। अगला देखिए, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। अरे ये तो नाभिक होता है ना, नाभिक, देखो नाम सुने, लोथा का, लोथा का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चीज होता है। तो ये फुरफुर कर ले चलता है, पूरा काम इलेक्ट्रॉने करता है, नाश करेगा इलेक्ट्रॉन ने, बाहरी इलेक्ट्रॉने रहेगा, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉने के वजह से यही घूमता है, इधर उधर जाता है। लेकिन ये दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, NP लोथा, इसको हम लोथा कहते हैं, NP को क्या बोलते हैं? लोथा। ये आराम से केंद्रमा में बैठा रहेगा, एकदम एकदम गौधा नियन, बौधा नियन, एकदम, तो इसको लोथा बोलते हैं। NP न्यूट्रॉन प्रोटॉन केंद्र में रहता है, लोथा, लोथ है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 47 का। अब अगला सवाल देखिएगा, बोला कि केवल धारिता युक्ति पर, केवल बोला है, केवल धारिता युक्ति प्रत्यावर्ती धारा में धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर होता है। तो देखिए, केवल धारिता बोला है ना, तो इसमें 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा धारिता में। इसको याद करना तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़िए, ऐसा ऐसा बहुत आएगा आपको। 37 ही ना बनाना है जी 70 में, तो टेंशन क्यों लेना है, ठीक है, होगा जो देखा जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, 49 बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? आ गया, वही वाला आ गया।
बोला वैद्युत चुम्बकीय तरंग है, वैद्युत चुम्बकीय विकिरण। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंग या विकिरण इसी को कहते हैं रमी वक्सी, RMI VUXY, ठीक है। तो बोला कि तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, तो आगे आगे जाइएगा तो आवृत्ति बढ़ेगा, तो तरंगदैर्घ्य आगे आगे जाने पर आवृत्ति बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति इसका, यानी कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य इसका ही रहेगा। तो बोलता है सबसे न्यूनतम किसका है, तो अगर ऑप्शन में ये है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर ये होगा। तो गामा किरणें है जी, बिल्कुल है जी, ऑप्शन नंबर डी में है गामा किरणें। तो कौन सा ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा, डी लगा दीजिएगा, ठीक है। क्या लगाइएगा, डी लगाइएगा। शायद ये कलर आपको चमक रहा होगा तो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। डी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, डी, गामा किरणें। अब अगला सवाल देखिएगा, नहीं सुधरेगा ना। अगला देखिएगा, बोला कि जब प्रकाश स्रोत पर्दे के बीच की दूरी, अब देखिए ये नहीं बताएगा ना तो आपको बहुत क्या करेंगे, देखिए नहीं कैसे कैसे बताएगा। बोला कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। कैसे, अब बताइए। आपके पास एक खिड़की है, क्या है, खिड़की है, ये आपके पास एक खिड़की है, और ये खिड़की है ना, खिड़की के पास यहाँ पे एक छोटा को खिड़की कर दें, ठीक है। थोड़ा सा छोटा और करते हैं, एक छोटा सा खिड़की, छोटा सा खिड़की, ठीक है। आप यहाँ पे आँखियाँ लगा करके देख रहे हैं, यहाँ पे आँखियाँ लगा करके कैसे देख रहे हैं, ठीक है, आँखियाँ लगा करके देख रहे हैं। अब बताइए यहाँ पर एक बउआ खड़ी कर दिए, यहाँ पर बउआ वो खड़ी कर दिए हैं, बउआ खड़ी कर दी। अब बताइए कि यहाँ से तो बउआ का पूरा देख सकते हैं, आँखें सटाएंगे तो पूरा दिखाएगा नहीं ना, कुछ कुछ भाग हट जाएगा। लेकिन यही बउआ को अगर मैं यहाँ पे खड़ी कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर खड़ी कर दूँ यही बउआ को, तो आप बताइए, आप यही खिड़कियाँ से आप इसको बउआ को खुले देख लेंगे, देख लेंगे कि नहीं देख लेंगे, हाँ। तो जब दूरी पर पर्दा, मान लीजिए पर्दा से दूरी बढ़ता है ना, तो वो इसका चौड़ाई भी बढ़ता है, इसका चौड़ाई भी आप कितना कर लीजिएगा तो पूरा पूरा जन आएगा। तो ये कौन सा बड़ा बात है, मतलब कि दोस्त, कि ऐसा आपको ये भी याद करने की जरूरत पड़ रहा है, नहीं ना। अगर फ्रिंज बोला तो अगर दूरी बढ़ाएगा तो एकदम पर्दे की एकदम बढ़ेगा तो बढ़ेगा, और का। तो जब प्रकाश स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है, ये तो याद करना पड़ेगा, क्यूरी होता है, ठीक है। अरे क्यूरी नाम के आदमी था, तो क्यूरियते की होती रेडियो सक्रियता का खोज कर दिया, और रेडियो सक्रियता का यह मतलब मात्रक ही इस क्यूरी रख दिया था। अब हम आप और हम क्या कर सकते हैं, जब खोजने वाला ही क्यूरी था तब, ठीक, क्यूरी था, क्यूरी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका भेदन क्षमता क्षमता सबसे अधिक है, याद रखिएगा, फिर से रमी वक्सी लिखिएगा, रमी वक्सी VUXY, जिसका आगे जाइएगा, आगे आगे जाइएगा, आवृत्ति बढ़ेगा, आवृत्ति सबसे ज़्यादा इसका रहेगा, और जिसका आवृत्ति रहेगा ना वही भेद के भागेगा, वही ना मारेगा और जाएगा, आपको आँख तक सब, मतलब आपके नहीं, जो भी हो नंबर भेदन क्षमता यही रहेगा। और ऑपरेशन वगैरह होता है ना, ऑपरेशन वगैरह जो हड्डी उड्डी देखा जाता है ना, वो एक्सरे से देखा जाता है, ठीक है। लेकिन उसको भी हद पार करना रहता है ना, तो गामा किरणें का यूज किया जाता है, ठीक ना। गामा किरणें एकदम आपके अंदर, क्या एकदम अंदर 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 अंदरों के चलो ठीक है, मतलब ये इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो बोलेगा निम्नलिखित में से किसका भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है, तो गामा किरणें का। अगर गामा ऑप्शन में रहे तो फिर एक्सरे का मारिएगा, ठीक है। अब तो चलो ठीक है, कैथोड किरण है ना, इसी को एक्सरे कहते हैं, एक्स किरण इसी को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक होता है ये। अब अगला सवाल देखिएगा, पूरा टीवी, जो आप लोग टीविया देखते हैं ना, सीरियल, वो जो सीरियल होता है ना, वो टीविया, आप लोग टीवी को तो टीवी बोलते ही नहीं होंगे, टीविया बोलते होंगे ना, लगता है कि कोई रोग का नाम बोल रहा है। कोई बात नहीं, चलता है सब। तो देखिए, तो ये जो ये टी है ना, ये टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का प्रयास होना चाहिए। आवृत्ति का प्रयास कहाँ से कहना चाहिए, तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। याद कैसे रखिएगा, सभी में 30 से 300 है, लेकिन कोई में मेगा, कोई ने गीगा, कोई ने फीगा, कुछ भी है। तो अब बोलिएगा कि मेरा सीरियल, क्या, मेरा सीरियल, 30 से 300 तो सब ऑप्शन में रहने करेगा, लेकिन यहाँ पे मेगा देखिएगा, बोल के बोलिएगा मेरा सीरियल, मतलब मेरा सीरियल, मेरा फिल्म, जो भी आप देखना चाहते हैं। तो अब कन्फ्यूजन नहीं ना रहिएगा, अब रहिएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा सीरियल या मेरा फिल्म, मेरा जो भी देखना चाहते हैं वही, ठीक है। तो 30 से आपका टीवी कैसे चलता है, मेरा मतलब आपका कैसे चलता है, मेरा मतलब आपका कैसे चलता है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज पर। अब अगला सवाल देखिएगा, ओहो, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। अब बताइए
बोलेगा कि एक आदमी है तो कितना आदमी को जान मार सकता है, किस पे निर्भर करती है? तो वो आदमी का हिम्मत पर निर्भर करता है। और बाकी तो मतलब कि हिम्मत है तो कुछ भी कर सकता है। तो एक तो बोला कि किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की प्रकृति पर। मतलब वो है कैसा, मतलब कितना, अगर हीरा रहेगा तो ज़्यादा झुकाएगा जी, शीशा रहेगा तो थोड़ा कम झुकाएगा, हवा बेचारा झुकेबे नहीं करेगा। तो सबका अपना अपना पावर ना होता है। और दुनिया में एक चीज़ रखनी चाहिए आदमी के पास, वो होती है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस पागलों वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा समझदारी वाला, ठीक ना। अब बताइए एक तार में लाइन जा रहा है और अब कॉन्फिडेंस है कि हम छू देंगे। अरे यार छुओगे तो मारेगा ही मारेगा, 200%, 100 नहीं 5 लाख% चांस है कि मारेगा ही मारेगा। अगर लाइन है तो क्यों नहीं मारेगा? तो वो पागलों वाली कॉन्फिडेंस नहीं होनी चाहिए कि तू छू दे, हम 10 रुपये देवो। नहीं नहीं छुएंगे, लाइन है तो है। इसमें कॉन्फिडेंट का बात है, इसमें पागल का बात है, ठीक ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति पर मतलब हिम्मत पर, कैसा पदार्थ है, ठीक है। अब बाकी इसमें पढ़िएगा ही नहीं, ऑप्शन कन्फ्यूजन करेगा ही नहीं। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसको लिए अब ऐसा आंसर है ना, संख्या परिवर्तन, बस कहानी खत्म। क्या लेजर क्रिया क्या होता है, अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ ही रहेगा। तो ये संख्या, इसके लिए संख्या का होना आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए संख्या परिवर्तन आवश्यक है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है ना कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। बोला कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसे याद रखिएगा, आपको याद तो करना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए कि आपको ये भी नहीं याद है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, तो रौदा में जाते हैं ना, रौदा तो पस्त मतलब कि थका देता है। पस्त करना गाँव में बोलता है कि पस्त पड़ गया, हम थक गया। तो प्रकाश में जाइएगा तो पस्त पड़ जाएगा, अनुपस्त हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, तो ध्वनि है ना, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, मतलब सुनना चाहिए धैर्य से, ऐसे करके याद रखेंगे ना, सुनना चाहिए धैर्य से। और रौदा में जाएगा तो पस्त पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन ये पता कैसे चलता है जी? तो प्रकाश के ध्रुवन से, ठीक है। ये सब प्रकाश के परिवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब प्रकाश चलता है कि अनुदैर्घ्य है, जो ध्वनि जैसा टकराता है, टकरा करके वापस जाता है। जितना भी बोलेगा ना कि आएगा जाएगा टकराएगा फकराएगा, तो परिवर्तन अपवर्तन इसमें दिखाएगा, विवर्तन। लेकिन ध्रुवन है ना, ध्रुवन जो प्रकाश को मतलब कि दिखा देता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग है, ध्रुवन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा, और क्या। अब अगला सवाल देखिएगा। बोला कि एक 6 माइक्रो फैराड है, 6 माइक्रो फैराड धारिता के 3 संधारित्र है, ठीक है, 3 गो है। उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। तो बोला है कि न्यूनतम और अधिकतम धारिता कब होगी? तो इसमें क्या होता है कि जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सबसे कम आएगा, क्योंकि उल्टा इसमें चलता है। तो अगर समांतर में जोड़िएगा तो सबसे ज़्यादा होगा। तो अब कैसे जोड़िएगा? तीन तीन बार है, बोल रहा है कि 3 गो है। तो एक बार क्या कीजिएगा, 3 से गुना कर दीजिए। तो समानांतर में लाने के लिए क्या कीजिएगा कि 3 से गुना कीजिएगा, तो छोटिया 18, कहा कि समानांतर में सीधा सीधी जुटेगा इसमें, तो छोटिया 18 माइक्रोफराड हो जाएगा, ठीक है। और श्रेणी में सबसे कम आएगा क्योंकि संधारित्र ना है जी, तो 3 से भागा दीजिएगा तो 2, तो यानी कि 2 माइक्रोफराड। सबसे कम 2 माइक्रोफराड, सबसे कम 18। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो क्या, तो सी हो जाएगा, तो हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, 58 देखिएगा। बोला कि एक प्रत्यावर्ती धारा, इसको थोड़ा सा नहीं, ठीक है। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर साइन मतलब कि 60 साइन 100 पाई टी है। तो धारा के मूल माध्य वर्ग का मान कितना है? तो जानते हैं एक I बराबर, आप समीकरण पढ़े होंगे, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी एक सूत्र होता है, ठीक है। तो इसमें I0 होता है ना, यही होता है जो मतलब शिखर मान होता है, धारा का शिखर मान। तो शिखर मान, अगर I का शिखर मान तुलना करें कि I0 की जगह पे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 60 दिया हुआ है। तो यानी कि I0 का मान हमको कितना मिल गया? 60 मिल गया। I0 है क्या जी? I0 तो शिखर मान है, शिखर मान। और शिखर मान का एक फार्मूला होता है कि जो ये वाला कि वर्ग मान, क्या बोल रहा है कि माध्य वर्ग बराबर होता है ना, मूल इसको IRMS करके बोलते हैं। तो ये होता है ना जो I0 बटा √2 होता है, I0 बटा √2। तो बताइए I0 कितना है? 60 है। अब बाटा में √2 कीजिए, ठीक है। अब फिर से इसको मिटाते हैं। अब 60 कीजिए, अब बाटा में √2 कीजिए, तो 60 को लिख देंगे कि 2 गुना 60, ठीक है। अब बाटा √2, ये 2 नहीं है, ये 2 बार √2 गुना √2 है, तो एक वो कट गया, तो कितना बचेगा? √2। तो 30, इसको 30 में लिखेंगे, इतना ना होगा, नहीं होगा। देखिए फिर से देखिएगा, ये 60 है
और ये √2 है, तो 60 को लिखेंगे कि 2 × 30 लिख देंगे ना, और √2 को √2 लिखेंगे। ये √2 नहीं है, ये 2 नहीं है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 बार √2 × √2, फिर तो बराबर 2 आ जाएगा। तो एगो से एगो काट जाएगा ना, तो ये कितना बचेगा, एगो बचेगा, यानी कि 30√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 30√2 ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। टेंशन लेने का बात है क्या, नहीं। ठीक है, आप निकालना सीख जाइएगा, तो सीख जाएगा तो मतलब मजा आ जाएगा, और क्या। अगला बोल रहा है ना कि एल और परिपात में प्रतिबाधा होती है। इसमें क्या कीजिएगा, आप कौन सा साइंटिस्ट का दिमाग लगाइएगा, सीधा सीधा लिखिए R² √R² ω² L², √R का प्लस ω² L²। अब क्या कर सकते हैं, ड्राइव नहीं करता, अगर याद रहता है ड्राइव करते हैं तो और अच्छा बात है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, बोल रहा है ना क्वेश्चन नंबर 60 कि एक एक विद्युतीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दिया जाए तो इसका चुंबकीय घूर्ण क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका दोगुना कर रहा है, तो त्रिज्या का दोगुना करेगा तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, और इसको आधा कर रहा है तो फिर से 2 से भागा दीजिएगा तो कहानी खत्म, 2 गुना कर जाएगा, यानी कि 2 गुना रहेगा। ठीक है, कितना गुना रहेगा, 2 गुना रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा, 2 गुना। अब अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल तो है ही है पर आप सीख सकते हैं। पिछला सवाल एक इसके जैसा बताया था, एक चौक कुंडली है का स्वप्रेरक प्रेरकत्व 5 हेनरी है। कितना हेनरी है, 5 हेनरी है। इससे बहती धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से मतलब बह रही है। चौक कुंडली में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मतलब जानते हैं, वोल्टेज बोल रहा है। विद्युत वाहक बल का मतलब वोल्टेज, मतलब विद्युत वाहक बल क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा। तो अभी अभी थोड़ा देर पढ़े थे कि स्वप्रेरक प्रेरकत्व बराबर क्या होता है ना, कि वोल्टेज वाटा टाइम गुना एम्पियर, मतलब की विद्युत धारा, यही तो हुआ था जिसका 1.67 हेनरी आया था आंसरवा। नहीं याद है का जी, कोई बात नहीं है। तो देखिए, तो भी कितना है, तो हमको भी निकालना है। सुबह पेरेरा का तो इस बार दे दिया 5 हेनरी, तो यहाँ पे 5 रख देते हैं। ठीक है, 5 रखिएगा, तो 5 रखेंगे, फिर भी छोड़ देंगे। अब बाटा टी आई 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 कितना है, पर सेकेंड है, तो पर सेकेंड तो 1 रखेंगे तो 1 ही, कोई दिक्कत नहीं है। और एम्पियर तो 2 रखेंगे, 2 तो नीचे रहेगा, तो तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा ना 2, तो 1 भी रहेगा तो 1 गुना 2 मतलब वही रहेगा, तीसरा तीसरी गुना रहेगा, तो 5 गुना 10, 10 हो जाएगा, यानी कि भी का मान कितना मिल गया, 10 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पे मिटाते हैं, 10 मिल गया ना आंसर। अब यहाँ पे मिटाते हैं कि 10 हो गया। अब यहाँ पे ये नहीं माना है, क्यों, -10 होगा, क्योंकि देखिए बोरा की चौक कुंडली में से पात में बहती धारा बढ़ रही है, तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। एक चौक कुंडली का स्वभाव प्रेरक 5 है, इससे बहती धारा इतना एम्पीयर की दर से बढ़ बढ़ रही है। जब बढ़ती है ना, घट नहीं ना रही है, बढ़ रही है ना। अब घटती भी तो यही करते काम करते हैं, तो जब बढ़ती है ना तो वोल्टेज घटता है। जब आई बढ़ता, पीछे तो पढ़े थे कि P बराबर वी आई से, P बराबर वी आई से, वी आई से वही होता है, आई भी वी आई से, कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा घटेगा, धारा घट रहा है तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो बोला कि धारा बढ़ रही है, देखिए 2 एम्पियर से धारा बढ़ रही है, तो धारा बढ़ रही है जी, तो वोल्टेज घटेगी ना। तो आंसर तो आया 10, लेकिन -10 बोला होगा, समझ रहे हैं ना, घट जाएगा वोल्टेज। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -10 वोल्ट। अब अगला देखिएगा, पृथ्वी का चुंबकीय गुण है, तो ये तो याद करने की बात है कि 8 गुना 0.10 के पावर 22 जूल पर सेकेंड है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है ना कि अगर आपको पृथ्वी को तीर करके लेके जाना है कहीं, मतलब कहता है कि ये हमको ये सूरज नहीं पसंद है, हमको दूसरा सूरज भी लेके जाना है, तो 1 सेकेंड में 8 पर 22 को जीरो दीजिए, 22 जीरो, इतना जूल 1 सेकेंड में आपको खींचना पड़ेगा, काबू लगा करके, ऊर्जा लगा करके, तब पृथ्वी खींचाएगा। सोचिए 22 जीरो 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 देते देते आप गिनती भुतला जाइएगा, तो पृथ्वी को आप खींच सकते हैं। अरे मानव है, कुछ भी कर सकता है, देखो ना आगे 500 साल अगर मानव बच गया ना, 500 साल तक ला कुछ भी कर देगा, जब मरल आदमी को जिंदा कर देगा। अब अगला सवाल देखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओहो, कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 62 का, तो 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर कितना होता है। तो जानते हैं ना कितना होता है ये, अगर ऐसा मतलब कि ओहो 63 का, विद्युत चुम्बकीय तरंग में, सॉरी दोस्त, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत तरंग तथा विद्युत चुम्बकीय तरंग के बीच का कालांतर मतलब शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है,
शायद अगला सवाल देखिएगा, पैरावैद्युतांक का ए सही मात्रा क्या होता है? पैरावैद्युतांक का ए सही मात्रा क्या होता है? तो क्या होता है ना कि कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा, आवेशित संधारित्र की धारिता पर कुल आवेश होती है। आवेशित संधारित्र, एक संधारित्र ऐसा होता है, ऐसे हो गया और फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इस पर प्लस इस पर माइनस। तो अगर इस पर प्लस क्यू आवेश है ना तो इस पर माइनस क्यू आवेश रहता है। इस पर 10 प्लस आवेश है तो इस पर 10 कूलम माइनस क्यू आवेश है। दोनों को जोड़िएगा जीरो आएगा और क्या, ठीक ना। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, दोनों जीरो हो जाता है तो शून्य हो जाएगा। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेशित रहना जरूरी है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश का मान कितना होता है? जीरो होता है। अगला सवाल देखिएगा, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर बोला इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो चालक के अंदर बोला, अंदर बोलिए बाहर बोले, चालक है ना ऐसे ऐसे, ये क्या होता है अपसारित होते जाता है। मतलब कि आपकी जो एक ना पड़ता है साइक्लोट्रॉन, वैसे ही होता है। मतलब धीरे धीरे है, धीरे 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 एकदम बड़ा होने चला जाएगा, और बड़ा होगा और बड़ा होगा, फिर मौसम ही भाग जाएगा, ठीक ना, ऐसे होता है। तो या तो नहीं तो आप मतलब आप मान दीजिए मतलब धीरे धीरे, मतलब कि धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे काम होते जा रहा है, तो नहीं काम नहीं होते जा रहा है, धीरे धीरे तो स्पीड होते जा रहा है, तो ये भी गलत है, धीरे धीरे स्पीड भी नहीं होते जा रहा। आई समरूप का मतलब एक समान नहीं, धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा रहा, अपसरित हो रहा है, ठीक है, अपसरित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा 67, 67 का, हाँ 67 का, ये बोला कि वायु में स्थिर इकाई धनावेश को से निकालने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो 1/एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है, 1/एप्सिलॉन 0 होता है, यानी कि एप्सिलॉन का इन्वर्स हो जाएगा जब ऊपर जाएगा तो, ठीक है, एप्सिलॉन 0 का पावर -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 68 सवाल देखिएगा, 68 नंबर, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? अरे यार प्रति इकाई है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, यानी कि ये आवेश है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, बल लग रहा है, को क्या कहते हैं? तो इसको ई वेक्टर कहते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। नहीं पढ़े हैं कि एफ बराबर क्यू बटा ई, एफ से मतलब कि ई वेक्टर, तो यहीं से आ गया कि ई यहाँ चल गया, एफ यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? विद्युत विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र ना होता है दोस्त, बी का मतलब क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी नहीं है यार, सी है, लेकिन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ही बोल रहा हूँ। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल बोल रहा है ना कि आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। मतलब आवेश का परिमाणीकरण होता है ना कि नहीं तो क्या बोलते हैं कि आवेश होता है जो एक आवेश का एक अंश होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो आवेश का एक अंश होता है, ठीक है। बोल साफ सही रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये इसका इससे भी रिलेट करना है ना, तो ए हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब अगला सवाल देखिएगा 70, विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं से क्षेत्र की भी जानकारी प्राप्त, हम बोलेंगे कोई बोलेगा कि आपसे आपके पिताजी का क्या फ़ायदा, तो कहेंगे बहुत फ़ायदा है, हम पढ़ेंगे तो पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे ये करेंगे, बहुत बड़ा घर बनाएंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र किससे क्या क्या फ़ायदा है, तो क्षेत्र की भी जानकारी मिलती है जी। आवेश कैसा है, अगर माइनस रहेगा तो तीर लेगा, प्लस रहेगा तो बिग देगा, ठीक है, प्रतिकर्षण कर देगा, और दिशा की भी मिलती है, सभी का मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।